हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कैटालिसिस, कैटलिस्ट, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस और उनकी थ्योरीज के बारे में डिस्कस किया था। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। नेचर ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। Solid catalyst may be the substances such as metals, alloys of metals, metal oxides, metal sulfides, etc. जो सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं या तो ये मेटल्स होंगे या उनके मिक्सचर से बने हुए अलॉयज होंगे या मेटल ऑक्साइड्स होंगे या मेटल सल्फाइड्स होंगे या और अदर कंपाउंड्स हो सकते हैं। इनके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, वो है एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी। एक्टिविटी से वर्ड पता चलता है कि क्या काम करते हैं। तो द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू एसिलेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड एक्टिविटी। कि जो कैटलिस्ट होते हैं इनका काम होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी केमिकल के रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करना, एसिलरेट करना। इट कैन एसिलेट द रेट ऑफ रिएक्शन टू ए वेरी लार्ज एक्सटेंट। ये बहुत ज़्यादा, बहुत स्पीडली, बहुत लंबे टाइम तक क्या कर सकते हैं, उसको स्पीड अप कर सकते हैं। सेकेंड थिंग कि कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि इट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन टू द एक्सटेंट ऑफ 10 टाइम्स बाय द यूज ऑफ कैटलिस्ट। ये इतना ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हैं उस केमिकल रिएक्शंस को, यानी कि बहुत स्पीडली ये काम करते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी क्या कहता है कि द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट ए रिएक्शन टू यील्ड ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये डायरेक्ट करते हैं, ये डायरेक्शन देते हैं उस पर्टिकुलर रिएक्शंस को कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल्स, जैसे कि आपको दिख रहा है कि हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं और तीनों में ही कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज किया हुआ है और उसके साथ हाइड्रोजन ऐड किया गया है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तीनों केस में ये है। तो फर्स्ट केस में हमने क्या किया, कॉपर को ऐड कर देते हैं। जब हमने कॉपर ऐड किया एज ए कैटलिस्ट तो हमें क्या ऐड हो रहा है वहां पे, फॉर्मल्डिहाइड, HCHO। तो यानी कि कॉपर ऐड करते के साथ हमें फॉर्मल्डिहाइड मिल गया। सेकेंड, हमने क्या किया, कॉपर के साथ जिंक ऑक्साइड प्लस में क्रोमियम ऑक्साइड ऐड कर दिया है, तो हमें वहां पे क्या मिल रहा है, मिथेनॉल, अल्कोहल फॉर्म हो रहा है। एंड लास्ट केस में हमने क्या किया कि उसी टाइप की रिएक्शंस में हमने निकल ऐड कर दिया, कॉपर नहीं ऐड किया, जिंक ऑक्साइड ऐड नहीं किया, हमने वहां पे क्या 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 ऐड किया है, निकल। जब निकल ऐड किया तो हमें वहां पे क्या मिला, मीथेन प्लस वाटर। तो ये किसने डायरेक्ट किया रिएक्शंस को, ये डायरेक्ट किया है कैटलिस्ट ने। तो यानी कैटलिस्ट डायरेक्ट करेगा कि हम किस रिएक्टेंट में अगर हम ये कैटलिस्ट डालेंगे तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही फॉर्म होगा। जिस तरीके से अभी हमने बात किया था कि सिलेक्टिविटी के बारे में, तो इसी तरह से सेफ सिलेक्टिव कैटलिसिस होते हैं। सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, the catalytic action that depends upon the pore structure of catalyst and size of reactant and product molecule is known as safe selective catalysis। जो कैटलिस्ट होते हैं इनके बीच में माइन्यूट पोर्स होते हैं। ये पोर्स डिपेंड करता है कि किस टाइप की रिएक्शंस पॉसिबल होगी, कि रिएक्टेंट का साइज और प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल का साइज जितना होगा उसी हिसाब से एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होने के चांसेस होते हैं। अगर आगे हम डिस्कस करते हैं, जैसे एक जियोलाइट्स एक्ट एज ए सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट। जो जियोलाइट्स होते हैं ये सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। जियोलाइट्स होते क्या हैं, जियोलाइट्स आर द माइक्रोपोरस एल्यूमिनियो सिलिकेट। ये माइक्रोपोरस, बहुत ही ज्यादा पोरस फॉर्म में होते हैं जो एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं। दे आर 3 डायमेंशनल नेटवर्क सिलिकेट्स in which some silicon atoms are replaced by aluminum atoms। ये इनका जो 3 डायमेंशनल जो नेटवर्क होता है सिलिकेट्स का, उसमें से कुछ सिलिकन्स को रिप्लेस करके उसमें क्या ऐड हो जाता है, एल्यूमिनियम एटम ऐड हो जाते हैं और बन जाता है एल्यूमिनो सिलिकेट्स। दे आर गुड सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट ड्यू टू हनी कॉम्ब
लाइक स्ट्रक्चर। इनका जो शेप होता है वो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है इसमें। और इनके जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होते हैं, जो इनके पीछे पोर्स होते हैं, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये एक तरह से एक्वस रीजन में पाए जाते हैं, यानी कि इसमें एक्वा प्रेजेंट होता है ऑलरेडी। तो जब हम इसको यूज करना होता है तो हमें पहले इनको हीट अप करना होगा। जब हीट कर लेंगे तो उसमें से क्या होंगे, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये डिहाइड्रेट हो जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, और जो स्पेस होते हैं वो वैकेंसी खाली हो जाती है, ताकि हम फर्दर रिएक्शंस कर सके, और वहां पे उसी साइज की जो रिएक्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो उसमें आके फिट हो जाए और फर्दर रिएक्शन पॉसिबल हो सके। जब वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं तो अच्छा, नेक्स्ट, द साइज ऑफ द पोर्स वरीज फ्रॉम 260 टू 740 पीएम पिकोमीटर। तो इसमें क्या होता है, जो इनका साइज पोर्स होता है ये वरी करता है, और बहुत ही माइन्यूट पोर्स होते हैं, जैसे कि आपको दिखाया जाए, दस ओनली दोज मॉलिक्यूल्स कैन एब्सॉर्ब इन दीज पोर्स। इसमें से वही मॉलिक्यूल्स एब्सॉर्ब हो पाएंगे जो कि जिनका जो कैटलाइट जो साइज पोर्स होगा, ठीक है, जो उनका रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल्स होगा वो उनसे कम होगा, यानी कैटलाइज ओनली दोज मॉलिक्यूल्स विच हैज लोअर इन साइज एज कंपेयर टू कैटालाइटिक पोर्स। एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं हम, अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू गैसोलीन। जो अल्कोहल्स होता है उसको गैसोलीन में कन्वर्ट किया जा सकता है एक जियोलाइट के। यहाँ पे जियोलाइट कैटलिस्ट लिया हुआ है ZSM5। एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस क्या होते हैं? Enzymes are complex nitrogenous compounds which are produced by plants and animals। जो एंजाइम्स होते हैं ये एक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, यानी कि एक तरह से ये प्लांट्स और एनिमल्स में यानी लिविंग थिंग्स में ये प्रेजेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस कंपाउंड, जिनको हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। दे आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हायर molecular mass form colloidal solution with water। ये एक तरह से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ही ज्यादा हाई होता है, और ये कोलाइडल सॉल्यूशन में आते हैं जब इनको हम वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं। दे कैटलाइज मैनी रिएक्शन which occurs in the bodies of animals and plants to maintain life processes। ये बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस को मेंटेन करके रखता है जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट्स की बॉडी में होते हैं, ताकि हमारी जो लाइफ प्रोसेस है वो कंटिन्यू होती रहे। दस एंजाइम्स आर कॉल्ड बायोकेमिकल कैटलिस्ट। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि बायोकेमिकल कैटलिस्ट, क्योंकि लिविंग थिंग्स को इफेक्ट करते हैं, ये ऐसी रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं जो लिविंग थिंग्स में हो। द फिनोमिनॉन इज कॉल्ड बायोकेमिकल कैटालिसिस, और इस फिनोमिनॉन को, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, बायोकेमिकल कैटालिसिस कहेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। कौन कौन से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सबसे पहले, लाइक इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, दे कैन नॉट डिस्टर्ब द फाइनल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन। कि डिस्टर्ब नहीं करते कि जो फाइनल रिएक्शन होनी है, यानी कि जो बिना कैटलिस्ट की हेल्प से जो रिएक्शन होगी उन सेम रिएक्शन आएगी एंजाइम कैटलिसिस जब एंजाइम प्रेजेंट होंगे तब, जैसा कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में हमने देखा था। बस ये क्या करेगा, उसको बूस्ट अप कर देगा, फास्ट कर देगा। नेक्स्ट, दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं एज कंपेयर टू द कैटलिस्ट आल्सो। जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं उनके कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। वन कैटलिस्ट कैन नॉट कैटलाइज मोर देन वन रिएक्शन। एक से ज्यादा जो कैटलिस्ट मीन्स एंजाइम्स, जो एक एंजाइम सिर्फ एक ही काम करेगा पूरे ओवरऑल द लाइफ, इसका कोई और काम नहीं होता है, ये सिर्फ एक ही काम करेगा। आपके माइंड में एक एग्जांपल आ सकता है एंजाइम्स के लिए कि हमने पढ़ा हुआ है लैक्टोबेसिली। लैक्टोबेसिलस का आपने नाम सुना होगा कि जो दही जो मिल्क होता है उसको कन्वर्ट करता है कर्ड के अंदर, तो हम लैक्टोबेसिलस डाल देते हैं, ठीक, थोड़ी सी दही हम दूध के अंदर डालते हैं तो वो क्या बनाएगा, आपका कर्ड बना देता है। तो जो लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया है ये क्या है, एक तरह से एंजाइम्स हैं।
ठीक, अब इसका और कोई काम तो होता नहीं है, ठीक है। आपने इसका कुछ और काम देखा है कि दही को आप किसी और चीज में डालें और वापस से कुछ और चीज बना दे, हैं। ये सिर्फ एक ही काम करता है, मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है, कर्ड में। तो इनका एक स्पेसिफिक नेचर ही होता है। नेक्स्ट, दे आर हाईली स्पेसिफिक टू टेम्परेचर। ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है टेम्परेचर में। हालांकि ये चीज हमने कैटलिस्ट में नहीं देखा था, लेकिन हमने वो चीज यहाँ देख रहे हैं कि दे आर हाईली स्पेसिफिक टू टेम्परेचर। द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ देयर एक्टिविटी इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। इनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, यानी अनुकूल टेम्परेचर होता है, वो 35 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में होता है, ठीक, जो कि एक तरह से बॉडी टेम्परेचर है। ऑन आइदर साइड ऑफ दिस टेम्परेचर, दोनों तरफ, अगर इससे टेम्परेचर कम हो जाए या टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, दोनों ही केस में जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, एंजाइम कैटालिसिस की डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि जो एंजाइम के जो एक्टिविटी है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट, द एक्टिविटी इज इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। जैसे कि हमने वहां पे देखा था प्रमोटर्स। प्रमोटर्स क्या करते हैं कि कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है उसको प्रमोट करते हैं। यहाँ पे प्रमोटर्स ना होकर के क्या होंगे, को एंजाइम्स होते हैं। कुछ को एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि इनकी एक्टिविटी को क्या करते हैं और एनहांस करते हैं, एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट इज सफिशिएंट फॉर लार्ज चेंज। बहुत ज्यादा माइन्यूट क्वांटिटी, जिस तरह से कैटलिस्ट में भी होता है इस तरह से एंजाइम्स में भी है, कि एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम कैन कैटलाइज ए लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट, द एंजाइम कैटलिस्ट द एंजाइम एक्टिविटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय द एब्सेंस ऑफ सर्टेन कंपाउंड नोन एज इनहिबिटर्स। जिस तरह से उसमें भी इनहिबिटर्स का काम करता है, इस तरह से इसमें भी कि कुछ एंजाइम एक्टिविटीज को रिड्यूस करने के लिए भी कुछ सर्टेन कंपाउंड्स हेल्प करते हैं, जो कि इनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जैसे कि हम कुछ ड्रग्स लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं, जो एंजाइम्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ताकि वो इनहिबिट हो जाए, रुक जाए। तो उनके लिए वो जो कंपाउंड्स होते हैं जो लिए जाते हैं, वो एक तरह से इनहिबिटर्स का काम करते हैं। आगे डिस्कस करते हैं एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस। कुछ एग्जांपल्स हैं एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस में, जैसे कि इन्वर्सन ऑफ शुगर केन। तो हमने यहाँ पे देखा जो शुगर केन है, जिसका फॉर्मूला आपके सामने है C12H22O11। जब हम इसको क्या करते हैं, इन्वर्टेस, यानी कि हमने इसमें एंजाइम ऐड कर दिया इन्वर्टेस का, तो ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। और इस इन्वर्टेस का सिर्फ एक पर्टिकुलर काम ही होता है, ये सिर्फ शुगर केन यानी कि शुगर को ही किसमें कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। इसका फर्दर लाइफ में कोई और काम है ही नहीं। सिर्फ इन्वर्टेस क्या करता है एंजाइम, ये सिर्फ शुगर केन को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। सेकेंड, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल। जाइमेज नाम का एंजाइम हमने इसमें ऐड किया हुआ है। जाइमेज एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करेगा, इथाइल अल्कोहल में। इसका और कोई काम नहीं है, ये सिर्फ ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा इथाइल अल्कोहल में। कौन, जाइमेज। डाइस्टेट नाम का एक एंजाइम है जो कन्वर्ट करेगा किसको, स्टार्च को माल्टोस में, और इसका कोई और काम नहीं है। नेक्स्ट, माल्टेस नाम का जो एंजाइम है, ये सिर्फ माल्टोस को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। इसी तरह के और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो सिर्फ एक ही काम करते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल मैंने दिया था कि मिल्क को कन्वर्ट करेगा कर्ड के अंदर, जो लैक्टोबैसिलस करता है। इस तरह से और भी बहुत सारे एंजाइम्स है जो आप एग्जांपल के तौर उसमें ले सकते हैं। आगे डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। क्या मैकेनिज्म होते हैं, किस तरह से काम करता है। तो जैसे कि आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, और आपको इसमें जो सेकंड जो डायग्राम है उसमें दिखाई दे रहा होगा, एक तरफ की बनी हुई है, दूसरी तरफ हमने लॉक टाइप का कुछ बनाया हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरफ जो की वाला है उसको पोर्शन को उसे हम बोलेंगे एंजाइम। ये एक तरह से एंजाइम है, और जबकि जो दूसरा है उसको क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट। तो
जैसे कि एक पर्टिकुलर लॉक की एक पर्टिकुलर चाबी होती है, इसी तरीके से एक पर्टिकुलर एंजाइम के लिए एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होता है, ठीक, या फिर हम ये कह सकते हैं एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है। तो इस केस में हमने एक जैसे कि जो सबस्ट्रेट, ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंट को क्या नाम दिया होता है, सबस्ट्रेट, जबकि हम वहाँ पे हम उसको रिएक्टेंट ही नाम देते हैं, पर एंजाइम्स के अंदर उसको नाम देते हैं सबस्ट्रेट। तो इस केस में एंजाइम, तो एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट के ऊपर फिट हो जाएगा, यानी कि एक तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा, जिसको हम बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक। और इसके बाद ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स उसमें एक्टिविटी करेगा सरफेस के ऊपर, एंजाइम के सरफेस के ऊपर, सबस्ट्रेट के अंदर, और इसको कन्वर्ट किस में कर देगा, प्रोडक्ट में, और ये ब्रेक डाउन कर देगा। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो एंजाइम कैटलिस्ट एक जो रिएक्शन है ये दो स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट टू एंजाइम टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट उसमें ई और एस आपस में कंबाइन हो गए, जैसे कि ऊपर दिखाया हुआ है, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट यानी कि सबस्ट्रेट आपस में कंबाइन हो गए और क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। और सेकंड केस में क्या होता है स्टेप 2 में कि डिकम्पोजिशन ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म प्रोडक्ट। जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया था, ठीक, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा, और जो एंजाइम था वो एज इट इज बिना कोई चेंज हुए वापस से रिमूव हो जाएगा, जो फर्दर रिएक्शन के लिए हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिमिलरिटी बिटवीन एंजाइम एंड कैटलिस्ट। बहुत सारी सिमिलरिटी हैं एंजाइम और कैटलिस्ट के बीच में, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, बोथ आर नीडेड इन माइन्यूट क्वांटिटी। दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में अगर हम यूज़ करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा लार्ज चेंज करने के लिए वो सफिशियंट है। नेक्स्ट, बोथ एसिलेट द रेट ऑफ रिएक्शन बट कैन नॉट इनिशिएट वन। दोनों का काम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करने के लिए एसिलेट करते हैं, बट दे कैन नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन। पर ये किसी भी रिएक्शन को फास्ट इनिशिएट नहीं कर सकते, शुरुआत नहीं कर सकते। अगर जो फिजिबल रिएक्शन होंगे जो कि अपने आप रिएक्शन हो रहे हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं, वो ही क्या कराएंगे, वो ही रिएक्शन को एसिलेट कर पाएंगे। बोथ ऑफ देम ब्रिंग अबाउट ए डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। जब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, तो ये दोनों का काम क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करने का ही काम करते हैं। नेक्स्ट, बोथ ऑफ देम टेम्परेली कंबाइन विद द सबस्ट्रेट। दोनों ही टेम्परेली कंबाइन होते हैं, यानी कि एंजाइम सिर्फ टेम्परेली कंबाइन करेंगे, अपना काम करेंगे और वापस से एज इट इज रिमूव हो जाएंगे विदाउट गोइंग अंडरगोइंग एनी चेंज। Both of them do not undergo any change in their composition and hence can be used again and again. इन दोनों में ही जैसे कि मैंने ऊपर वाले बताया था कि दोनों ही टेम्परेरी कंबाइन होते हैं और एच डी रिमूव हो जाते हैं, मीन्स कि इनके अंदर कोई चेंज नहीं आता, इनके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं है, इनके मास में कोई चेंज नहीं आता और इसको हम फर्दर अगेन एंड अगेन इसको यूज में ला सकते हैं। नेक्स्ट, बोथ ऑफ देम डू नॉट अल्टर द नेचर एंड क्वांटिटी ऑफ द एंड प्रोडक्ट। दोनों ही दोनों के नेचर में और उनके क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट के एंड पॉइंट में कोई चेंज नहीं आता है, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आता है। जैसा हमें प्रोडक्ट चाहिए बिल्कुल वैसा ही फॉर्म होता है, चाहे वो कैटलिस्ट के फॉर्म में कैटलिस्ट या एंजाइम की प्रेजेंस में हो और एब्सेंस में हो, ये नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हुई सिमिलरिटी के बारे में। हम बात करेंगे डिसिमिलरिटी बिटवीन एंजाइम एंड कैटलिस्ट। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। ये एक तरह से कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं, वाइल कैटलिस्ट आर सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और जबकि जो कैटलिस्ट होते हैं ये सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि ये जो एंजाइम्स होते हैं लिविंग होते हैं और जो कैटलिस्ट होते हैं ये एक तरह से नॉन लिविंग्स होते हैं। नेक्स्ट, एंजाइम कैटलिस्ट ओनली बायोलॉजिकल रिएक्शन। जो एंजाइम्स होते हैं ये सिर्फ बायोलॉजिकल रिएक्शंस, ठीक है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस को ही कैरी आउट करेंगे, ठीक। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी में यानी कि लिविंग थिंग्स में, प्लांट्स और एनिमल्स में
जो रिएक्शंस होती हैं सिर्फ उनको ही कैटलाइज करता है, ऐसी रिएक्शन को जो लिविंग्स होती हैं उनको ही कैटलाइज करेगा, अदर रिएक्शंस को नहीं करेगा। Enzymes have a very high molecular weight while catalyst have a low molecular weight. As compared to the catalyst, the enzymes के जो molecular weight होता है वो ज़्यादा high होता है। Enzyme catalyst specific type of reaction why catalyst have a wide range. जो हालांकि दोनों ही स्पेसिफिक होते हैं लेकिन एज कम्पेयर टू कैटलिस्ट जो एंजाइम होते हैं ये ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर काम ही करता है, ये फर्दर और कोई काम नहीं करता, जबकि जो कैटलिस्ट होते हैं ये एक आध रिएक्शन एक्स्ट्रा कर सकते हैं। जैसे कॉपर था, आपने देखा था कॉपर को हमने 2 जगह यूज़ किया हुआ था। इस तरह से जो कैटलिस्ट होते हैं ये और भी रिएक्शंस कर सकते हैं, पर हाँ पर्टिकुलर पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही फॉर्म करेगा जो उस पर टाइम पे होती है। Enzymes are sufficiently affected by temperature and pH but not so in case of catalyst. जो एंजाइम्स होते हैं ये टेम्परेचर और पीएच के द्वारा अफेक्ट किए जाते हैं, जबकि कैटलिस्ट पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। टेम्परेचर और उल्टा ही एक तरह से हम ये कहेंगे कि एट जैसे टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होता है तो कैटलिस्ट और अच्छा वर्क करते हैं, जबकि अगर टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ उसके रेंज से कम या ज़्यादा होता है तो एंजाइम वर्क नहीं करते। सिमिलरली पीएच के केस में भी अगर पीएच अप एंड डाउन होता है तो उस केस में भी एंजाइम वर्क नहीं करेगा, जबकि एक कैटलिस्ट वर्क करेगा। आपके दिमाग में एक बहुत अच्छा एग्जांपल से रहेगा कि आप मिल्क के बारे में ध्यान रखो, क्योंकि आपके घर में जो मम्मियाँ होती हैं ये क्या करती हैं कि जो मिल्क होती हैं, मिल्क को दही में कन्वर्ट करने के लिए उसमें थोड़ा सा दही डालती हैं, तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम में टेम्परेचर में रखा जाता है। अगर उसका टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है, ज़्यादा गर्म होता है दूध या ज़्यादा ठंडा होता है, तो जो मिल्क होता है वो कर्ड में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो आपके उसको माइन्यूट टेम्परेचर में मिनिमम टेम्परेचर भी जो टेम्परेचर होना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए उसमें पर्टिकुलर में रखा